स्वागत है सभी का संकल्प स्टडी हब में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 60,244 भर्तियाँ आई हैं, वैकेंसी, जिसके विषय में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर हम बात करते थे हिंदी की। हिंदी में हमने बहुत सारे शब्दों पर बात किया था। जैसे हमने बात किया था सबसे छोटे ध्वनि, ध्वनि के बाद हमने बात किया वर्ण, वर्ण के बाद हमने बात किया अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद हमने बात कर रहे हैं हम लोग वाक्य पर। तो वाक्य में हमको क्या देखना है, देखते हुए चलिएगा। वाक्य के बाद फिर हम बात करेंगे वाक्यांश पर, वाक्यांश के बाद फिर बात करेंगे अनुच्छेद। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वाक्य क्या होता है हमने बताया था कुछ, इसके बारे में हमने बताया था कि शब्दों के सार्थक क्रम को या सार्थक समूह को वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पहले हमको क्या देखना है, यहाँ से समझते हुए चलिएगा वाक्य क्या चीज होता है। यहाँ पर समझते हुए चलो आगे देखते हैं। वाक्य क्या होता है हमने बताया था पिछले वीडियो में कि ये भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, ध्यान से समझिएगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। वाक्य क्या है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई। इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, वाक्यांश। वाक्यांश के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाक्यांश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम अलग कर देते हैं, इसको लिख देते हैं वाक्य धन अंश, वाक्य धन अंश। वाक्य का मतलब क्या होता है, वाक्य, और अंश का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, खंड, या आप बोल सकते हो हिस्सा, या आप बोल सकते हो भाग। ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बोल सकते हो, आप खंड बोल सकते हो, आप हिस्सा बोल सकते हो, आप भाग बोल सकते हो। किसका मतलब, अंश का मतलब। वाक्य की परिभाषा हमने बता दी है कि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई होती है। तो अब ध्यान से समझिएगा, इससे क्वेश्चन क्या बनता है यूपीपी में। यूपीपी में क्वेश्चन इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ध्यान से समझिएगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मुहावरे एवं लोकोक्तियां वाक्यांश होते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या होते हैं, वाक्यांश। क्योंकि जो मुहावरा होता है या लोकोक्तियां होती है, ये वाक्य के ही खंड होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, वाक्य के ही पार्ट से अलग निकाला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सिर्फ हमने इससे ये क्वेश्चन बनाया है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां क्या होते हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां वाक्यांश होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, तो वो शब्दांश होते हैं, क्योंकि शब्द के अंश से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से मुहावरे एवं लोकोक्तियां जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वाक्य के अंश से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। फिर यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा था पैराग्राफ, क्या पढ़ा था बच्चों, आपने अंग्रेजी में पढ़ा था पैराग्राफ, अब अंग्रेजी में पढ़ते हो पैराग्राफ, और उसी पैराग्राफ को हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। आइए देखते हैं, हम अनुच्छेद को तोड़ते हैं। इसमें संधि बहुत पूछी जाती है। क्या होता है, अनुधन छेद, अनुधन छेद, अनु का मतलब और छेद, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद का मतलब जहां पर एक सर्ग खत्म होता है, जहां पर एक सर्ग खत्म होता है उसी को क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि अनुधन छेद, अनुच्छेद में अगर पूछा जाए संधि कौन सी होगी, तो संधि होगी विसर्ग। यहीं पर सब समझते हुए चलिएगा, अनुच्छेद में अगर संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि होगी। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी पाठ का या किसी अध्याय का एक सर्ग खत्म होता है उसी को बोला जाता है अनुच्छेद। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया गया है अनुच्छेद में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये जितने शब्द होते थे हमने सभी शब्दों को आपको बता दिया है। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, सारे शब्दों को हमने बता दिया आपको।
ठीक है। अब यहाँ पर हम अगले शब्द की बात करेंगे जहाँ पर हमारी हिंदी की शुरुआत होती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ण। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, वर्ण पर। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आगे देखिएगा, हम पुनः फिर लौट के आएंगे वर्ण, क्योंकि वर्ण पढ़ना जरूरी है और वर्ण ही हिंदी का या किसी भी भाषा का जो एकदम समझिएगा लघुत्तम इकाई, जहाँ से सीखा जाता है, जहाँ से कोई बच्चा या चलना शुरू करे तो पैरों से शुरू करेगा एकदम न्यूनतम से, वो क्या होता है। तो वैसे ही भाषाओं में क्या होता है, वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार का अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, वर्ण जो पूछा गया था अगर बात किया जाए तो वर्ण की संख्या कितनी होती है, या आपसे बात किया जाए तो वर्ण अलग चीज है, इसी के ही भेद होते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्वर और बोला जाता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, चाहे ये हिंदी भाषा का हो, चाहे ये अंग्रेजी भाषा का हो, चाहे जिस भाषा में होगा, उसको स्वर और व्यंजन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्वर क्या चीज होता है और व्यंजन क्या चीज होता है। स्वर का मतलब होता है मात्रा, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, स्वर का मतलब मात्रा, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा, हम लिखते हैं अंग्रेजी, क्या लिखते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्वर होते हैं। जैसे बात की जाए अंग्रेजी में स्वरों की तो ए, ई, आई, ओ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ से आप लोग ज्यादातर अच्छे से समझ सकते हो, बाकी ठीक है ना। हाँ, तो आगे देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में स्वर को बोलते हैं वॉवेल और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वो अलग की बात है, हम कॉन्सोनेंट व्यंजन नहीं बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये चीजें हुई। इन चीजों से क्या बनती है, मात्राएं। जैसे अभी हमको लिखना हो, अभी मान लीजिए हम लिखते हैं, कोई भी शब्द लिख दिया जाए बॉय, BOY, बॉय लिखा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बॉय, ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे तो लिखा जाएगा बॉय। ध्यान में रखिएगा, ओ का मतलब यहाँ क्या हुआ, ओ का मतलब हुआ आ, ओ का मतलब क्या हुआ, आ। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ओ का मतलब एक मात्रा का हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो स्वर होते हैं उनका भी मतलब क्या होता है, मात्रा ही होता है। ठीक है, समझते हुए चलते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे किस पर, स्वर पर। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर कैसे बांटा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, हम सारी चीजों पर बात करेंगे आज यहाँ पर। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो समझते हुए चलिएगा, स्वर होते क्या। ठीक है, तो किसी भी भाषा को बनाने के लिए, मान लीजिएगा किसी भी भाषा को अच्छे रूप में या किसी भी तरीके से लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है स्वर। ठीक है, तो स्वर में आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा, स्वर को अगर बांटा जाए तो इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, ध्यान से समझिएगा, ह्रस्व स्वर बोला जाए, मूल स्वर बोला जाए या प्राथमिक स्वर बोला जाए। ध्यान से समझिएगा, ये 3 प्रकार का होगा, ध्यान में रखिएगा, ह्रस्व स्वर बोला जाए, मूल स्वर बोला जाए या प्राथमिक स्वर बोला जाए, इन सभी का मतलब एक होगा। फिर इसके बाद क्या बांटा जाएगा, दीर्घ स्वर। क्या बांटा जाएगा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद एक स्वर और बांटा जाता है, प्लुप्त। कौन सा स्वर, प्लुप्त स्वर। ध्यान से समझिएगा, स्वर कौन सा होगा, प्लुप्त स्वर होगा। ठीक है, इनको बांटा किसके आधार पर गया है, तो समझिएगा मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर, तो बांटा गया मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर बोला जाए, मूल स्वर बोला जाए या प्राथमिक स्वर बोला जाए, कोई अंतर नहीं है, तीनों का मतलब समान होता है। इसके बाद दूसरा क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, और तीसरा क्या होगा, प्लुप्त स्वर होगा। किसके आधार पर बच्चों, मात्रा के आधार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इन मात्राओं कैसे क्या किया जाता है, कितनी प्रकार की कैसे क्या चीज होता है, इन सारी चीजों का हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इधर इसको हम देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिएगा,
हम लिखते हैं पूरे स्वरों, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। पूरे स्वरों को लिखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्वर कितने होते हैं। ठीक है, अब इनको स्वरों को भी बांटा जाता है। जैसे लिख दिया जाए मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर, मूल स्वर बोला जाए या फिर बोला जाए प्राथमिक, प्राथमिक स्वर, प्राथमिक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल स्वर, या बोला जाए आपसे प्राथमिक स्वर, या फिर बोला जाए प्राथमिक, प्राथमिक क्या बोला जाए? प्राथमिक स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। आसानी से आप समझिएगा इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जैसे देखिएगा हरस्व, हरस्वी, हरसु और दी। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डीपर, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्रकार से दिया गया है। अलग प्रकार से मतलब ये है कि ये पहले जब हमारी वर्णमाला हुआ करती थी तो उसमें जो है री कितने प्रकार की होती थी? 2 प्रकार की होती थी, एक दीर्घ री होती थी और एक ह्रस्व री होती थी। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा हम बात करेंगे री पर। और अगर पूछा जाए आप में कि कौन सा अशुद्ध, कौन सा अशुद्ध स्वर होता है, तो अशुद्ध स्वर सिर्फ एक होता है। कौन सा होता है? री। क्योंकि री अशुद्ध क्यों होता है उसके बारे में हम बताते हैं। क्योंकि इनके, और ये भी होगा कब, अशुद्ध कब माना जाएगा? लिखने पर तो नहीं, लेकिन जब उच्चारण किया जाता है, किसके अर्थ पर? उच्चारण के अर्थ पर इसको थोड़ा सा अशुद्ध माना जाता है। क्योंकि अगर लिखना हो, ऐसे लिख दिया जाए, मान लीजिए हम लिखते हैं ऋषि, क्या लिखते हैं? ऋषि, और फिर ऐसे हम लिख देते हैं ऋषि। कोई उच्चारण में कोई अंतर नहीं, ध्यान रखिएगा। ऋषि और ऋषि उच्चारण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत होता है और ये सही। तो इसीलिए इनको क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। और ध्यान में रखिएगा, अब तो सिर्फ संस्कृत में, ध्यान रखिएगा, अब तो सिर्फ संस्कृत में 2 री का प्रयोग किया जाता है। एक होती है ह्रस्व री और दूसरी होती है दीर्घ री। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक होती है ह्रस्व री और दूसरी होती है दीर्घ री। लेकिन ये किस में होता है? संस्कृत में होता है। ये हिंदी का पार्ट नहीं है, तो आप समझिएगा ह्रस्व री होने के कारण, ठीक है, ह्रस्व री होने के कारण क्या होता है? सिर्फ प्राथमिक स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ह्रस्व स्वर या प्राथमिक स्वरों की संख्या 4 होगी। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे दीर्घ स्वरों की। आगे हम किसकी बात करेंगे? दीर्घ स्वर। ध्यान रखिएगा, कितने स्वर? दीर्घ स्वर। ध्यान से समझिएगा, दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है, यहाँ पर हम समझते हुए चलते हैं। जैसे लिख दिया जाए बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन ध्यान में रखिएगा, फिर इनमें हम बात करें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और अ। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या होगी 2, 2, 4, 2, 6, तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7। ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर 7 और प्राथमिक स्वर 4। और अभी इसी को हम बांटेंगे आपको मात्राओं के अनुसार। लेकिन पहले आप समझिएगा कि प्राथमिक स्वर मूल स्वरों की संख्या 4 होगी और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होगी, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन और बनता है जिसको हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान से समझिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि स्वर पहला किस प्रकार से बांटा हमने? प्राथमिक स्वर, मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्या होगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में आप समझिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4। ए, आई, ओ, ध्यान रखिएगा, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4। यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, क्योंकि जब उच्चारण स्थान में हम बात करेंगे, अगर ये यहाँ पर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से बता दोगे ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, आई का कहाँ से होता है, ओ का कहाँ से होता है और औ का कहाँ से। ठीक है, ये चीजें ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर ए की बात करें तो ये 4 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आ प्लस ई,
आ प्लस ई, ठीक, दीर्घ आ प्लस छोटी ई, ठीक है। फिर यहाँ पर दो हम लिख देते हैं, दीर्घ आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई। ये इनका निर्माण कितने प्रकार से होगा? 4 प्रकार से। किसका? ए का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आई की। आई का निर्माण कैसे होगा? आ प्लस ए, आ प्लस ए आप मिला दोगे तो इसका निर्माण हो जाएगा किसका? आई का, ठीक है। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? ओ की। ओ का भी निर्माण कितने प्रकार से होगा? 4 प्रकार से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर लिख दिया जाए, ध्यान से समझिएगा। आ प्लस ओ, आ प्लस छोटा ओ, ये यहाँ पर आ प्लस बड़ा और बड़ा आ प्लस बड़ा। ध्यान में रखिएगा, ये निर्माण कितने प्रकार से होगा? 4 प्रकार से। इसको हम कैसे लिखेंगे? आ प्लस ओ, आ प्लस, ठीक। समझ में आया आप लोगों को ये चीजें कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, एक बार हम इनकी परिभाषा को बता देते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा हुआ है। तो समझिएगा, प्राथमिक स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्राथमिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो ऊपर एक मात्रा, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय। आप यहाँ पर लिख सकते हो 2 मात्रा का समय, 2 मात्रा का समय। ध्यान में रखिएगा, मात्रा का मतलब अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मात्रा देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टर्ब मत होइएगा। यहाँ पर मात्रा का मतलब ये बताएंगे क्योंकि मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, दीर्घ स्वर कितने होंगे? 7 होंगे, ठीक है। प्राथमिक या मूल स्वरों की संख्या 4 होगी। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 होगी, ठीक है। बाकी संयुक्त स्वर किससे किससे मिलकर बने हैं ये आप यहाँ पर समझते रहिएगा। जब ये अब ये आपका कम से कम 3 जगह काम आएगा। एक तो आपको ये पता चला ये किससे मिलकर बना है। दूसरी बात, जब हम आपको संधि पढ़ाएंगे, गुण संधि, तो वहां पर भी आपको काम आएगा ए और ओ का। और जब हम आपको वृद्धि संधि पढ़ाएंगे तो ए और ओ वहां भी आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझते हुए चलिएगा, जिससे बाद में चलकर दिक्कत ना हो। क्योंकि इन्हीं चीजों में क्या होती है? संधि होती है। वर्णों में ही संधि होती है और जो संधि होती है सबसे ज्यादा मात्राओं में होती है, ठीक है। समझते हुए चलिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये इतनी बात हुई। अगली बात होगी आपकी, ठीक है। ये इतना चीज समझ में आया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, एक से अधिक शब्द। एक से अधिक का मतलब 2 हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, संयुक्त स्वर क्या होंगे? जिसमें कितने स्वर? 2 स्वर, उनको संयुक्त स्वर बोलेंगे। एक से अधिक स्वर, एक से अधिक स्वर कैसे हुए आप देखिएगा, आ प्लस ई मिलकर ए बना है। यहाँ पर आ प्लस ए मिलकर ए बना है। यहाँ पर आप देखिएगा आ प्लस ओ मिलकर क्या बना है? ओ मिला है, ठीक है। आ प्लस ओ मिलकर ओ बना है। समझ रहे हो आप सारी बातें? अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, लिखते हैं स्वर किसके आधार पर? मात्रा के आधार। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होता है वो पहले क्या होगा? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या प्राथमिक स्वर, इसके बाद दीर्घ स्वर, इसके बाद प्लुत स्वर। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले समझते हुए चलिएगा कि मात्राएं होती है। क्या चीज पर बात करेंगे हम? मात्रा। तो यहाँ पर देखिएगा मात्राएं क्या होती है, जिनको हम लगाने के बाद मात्राएं 2 प्रकार की होंगी, एक ह्रस्व मात्रा, एक दीर्घ मात्रा। बस इतना समझिएगा, मात्राएं 2 प्रकार की, एक ह्रस्व की मात्रा और एक दीर्घ की मात्रा। फिर इसके बाद जब ये, क्योंकि यूपीपी का क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 2 माना था, लेकिन जब टेट में पूछा गया था तो ये 3 माना गया था, मात्रा के आधार पर स्वर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो यूपीपी का था उसमें 2 माना गया था, ह्रस्व और दीर्घ। ये 2018 के पेपर में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इन चीजों पर हम बात करेंगे। किनके आधार पर? 2 प्रकार की, एक होगी ह्रस्व मात्रा और एक होगी दीर्घ मात्रा। और तीसरी जो मात्रा का प्रयोग किया जाता है जिसमें 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग हो, उनको बोलते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर क्योंकि यहाँ पर नहीं प्रयोग होते हैं, जबकि संस्कृत में प्लुत स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है।
अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हर्ष स्वर मतलब बोलेंगे किसको। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखिए लिखा है आ ई उ और ई, इनकी मात्राओं को आप समझते हुए चलिएगा कि इनकी मात्राओं की हर्ष स्वर की। यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं हर्ष स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और ध्यान से समझिएगा इनकी मात्राएं कैसे लगती है। इसकी मात्रा सिर्फ ऐसे कर दीजिए, मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। इसकी मात्रा का लगभग प्रयोग ऐसे ही मिला है, बाकी इसकी जो मात्रा होगी वो इसकी मात्रा ऐसी होगी, इसका कैसे होगा ऐसे होगा, इसका कैसे होगा आप ऐसे बना, ठीक है। आप इस तरीके से आप बना दीजिएगा, यही बस यही प्रचलित चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो ठीक है। तो ये क्या होती है, मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं को क्या कहा जाता है, हर्ष की मात्रा कहा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं दीर्घ की मात्राएं क्या क्या होंगी, यहाँ पर समझते हुए चलिएगा। जैसे लिख दिया जाए दीर्घ, बड़ी ई, बड़ा ओ, इसके बाद ली हमने यहाँ पर लिख दिया है, फिर बचा है ए, फिर बचा है ए, फिर यहाँ पर देखिएगा बचा है ओ, और यहाँ पर बचा है ओ, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर डबल मात्रा, यहाँ पर आपने ऐसे किया था ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, जहाँ पर ऐसे एक मात्रा हो, जहाँ पर ऐसे डबल मात्रा हो, यहाँ पर क्या होगा एक मात्रा होगा, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर दो मात्रा, बस इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मात्रा के आधार पर आपने देखा स्वरों को, इनको क्या बोला जाएगा, इस पूरे को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा दीर्घ स्वर। क्या बोला जाएगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोला जाएगा, दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हुई, 4, 7 4 11, पूरा स्वरों मिलाकर कितने होंगे 11, ठीक। दीर्घ और ह्रस्व मिलाकर कितना हो गया 11, और स्वरों की संख्या हमने यहाँ पर 11 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, ये इतनी मात्राएं आपको क्लियर हुई, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे संधि और जब भी संधि पर बात की जाएगी तो ध्यान में रखिएगा ये आपके जो ये इतने हैं, ठीक है, जिनको आप बोलते हो संयुक्त स्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है जब आपको संधि पढ़नी होगी, ठीक है। और ये दो संधियां इसी के नियम पर चलेंगी, पहली होगी गुण संधि और दूसरी होगी आपकी वृद्धि संधि। जो ए पर चलेगी, ए और ओ पर चलेगी वो गुण संधि होगी, जो ए और औ पर चलेगी वो वृद्धि संधि होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक स्वर और बचा है जिसको बोलते हैं हम लोग पुल्लिंग स्वर। जैसे लिखा हमने ओम, क्या लिखा ओम, इस प्रकार से हमने लिखा। ध्यान में रखिएगा, इसमें एक चीज हम आपको बताते हैं, समझते हुए चलिएगा। जैसे कोई विस्मय का शब्द होता है, किसका शब्द होता है, विस्मय का, समझते हो आप लोग। विस्मय हम जब पढ़ाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, कोई भी चीज हो आपको, जैसे आपके कल्पना से कोई चीज परे हो, विस्मय का मतलब यही होता है आपकी कल्पना से कोई चीज परे हो फिर भी हो जाए। जैसे अभी एकाएक क्या हो जाए, शेर आ जाए, एकाएक क्या हो जाए, शेर आ जाए, और शेर के आते ही आप क्या बोलोगे, अरे, एक बार में नहीं बोलोगे अरे अरे, ऐसे जब दूर तक खींचा जाए, जब आवाज को दूरी तक खींची जाए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, उसी को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग स्वर। जैसे आपने लिखा ओम, क्या लिखा ओम बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ओम होगा ये किस में आएगा, पुल्लिंग स्वर होगा। जैसे आपने कहा अरे अरे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये समझिएगा कि विस्मय शब्द, ठीक है, विस्मय शब्द के जितने भी होंगे वो सारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग स्वर के ही अंतर्गत आते हैं लगभग, जिनको एक बार में बोल दिया जाए, ठीक है। और उनको बोलने में एक मात्रा से दो मात्रा से अधिक का समय लगेगा। कितनी मात्रा का, दो मात्रा से अधिक का समय लगेगा। जैसे आप यहाँ पर जब बोलोगे तो 1 2 और ये 3 मात्रा का समय लगेगा। आपने लिखा अरे, आपने बोला अरे, ठीक है, क्या बोला अरे, 1 यहाँ पर 2 बोला, यहाँ पर 3, इस प्रकार जब आप बोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा एक मात्रा से अधिक का समय आपने लिखा है। यहाँ पर मात्रा का मतलब आपने समझा कि मात्रा क्या चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा कि प्राथमिक मूल स्वर कितने होंगे, 4 होंगे। इस बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, समझते हुए चलो।
प्राथमिक स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं? 4। प्राथमिक या मूल स्वर किसे बोलेंगे? जिसमें बोलने में एक मात्रा का समय, ये देखिए अपने मात्रा बना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिनमें 2 मात्रा का समय लगे, जैसे अ, बड़ी, बड़ाओ, ए, ऐ, ओ और इसमें फिर पूछा जाता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। बड़ा अ प्लस, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बड़ा प्लस बड़ी मिलाकर ए बनेगा, अ प्लस ई मिलाकर भी ए बनेगा, ऐ किससे मिलकर बनेगा? अ प्लस ए मिलकर, ठीक है। तो समझते हुए ऐसे चलिएगा, ये सारी चीज आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ण। वर्ण को हमने बता दिया आपको, स्वर और व्यंजन में बांटा जाएगा, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पर आपने देख लिया कि 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, ये हमने बता दिया आपको। 11 स्वर लिख दिए हैं आपके सामने, जिसको हमने बांटा है, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतनी चीजें आप इसको डायग्राम बनाकर ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम फिर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? व्यंजन पर बात करेंगे। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ये आपका बेस होगा, बेसिक होगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो फिर किस पर बात करेंगे? व्यंजन पर बात करेंगे। व्यंजन के बाद जब हम बात करेंगे फिर आगे चलकर, तो आपको भी आनंद मिलेगा, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो धन्यवाद, इसी बात पर हम विराम देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को लाभ मिल सके। ये वैकेंसी है, ध्यान में रखिएगा, 60,244। पूरे इसी फॉर्मेट पर बात करेंगे, 0 से आपको अपर लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो बस इतने सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो, संकल्प स्टडी हब परिवार को बड़ा करो, जहाँ तक हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार हम अपने बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।